व्यापार एवं पेशे शीर्षक के आय की गणना के इस 13वें भाग में आपका पुनः स्वागत। मूल्यह्रास के उद्देश्यों के लिए वास्तविक लागत ज्ञात करने के कुछ विशिष्ट बिंदुओं के प्रावधानों का हम अध्ययन जारी रखे हुए हैं। गत अध्याय तक हमने 10 बिंदुओं पर बातचीत पूर्ण कर ली थी। आइए अब शेष रहे कुछ और बिंदुओं पर बातचीत जारी रखते हैं। Point number 11. Capitalization of interest paid or payable in connection with acquisition of an asset. Certain taxpayers have, with a view to obtain more tax benefits and reduce the tax outflow, resorted to the method of capitalizing interest paid or payable in connection with the acquisition of an asset relatable to the period after such asset is first put to use. This capitalization implies inclusion of such interest in the actual cost of the asset of the purpose of claiming depreciation, investment allowance, etc. under the Income Tax Act 1961. This was never the legislative intent, nor was it in accordance with recognized accounting practices. Therefore, with a view to counteracting tax avoidance through this method and placing the matter beyond doubt, Explanation 8 to Section 43(1) provides that any amount paid or payable as interest in connection with the acquisition of an asset and relatable to the period after asset is first put to use shall not be included and shall be deemed to have been never been included in the actual cost of the asset. कुछ करदाताओं को अधिक कर लाभ प्राप्त करने और कर बहिर्वाह को कम करने के लिए ब्याज के पूंजीकरण की विधि का सहारा लिया जाता है या अधिकरण के संबंध में देय ऐसी परिसंपत्ति से संबंधित संपत्ति जो उस परिसंपत्ति के बाद पहली बार उपयोग में की जाती है। इस पूंजीकरण में आयकर अधिनियम 1961 के तहत अवमूल्यन, निवेश भत्ता आदि के दायरे के लिए किसी परिसंपत्ति के वास्तविक लागत में इस तरह के हित को शामिल किया जाता है। यह विधायी इरादे कभी नहीं था और न ही मान्यता प्राप्त लेखा कार्य में यह सम्मिलित किया गया है। इसलिए इस पद्धति के माध्यम से कार्य निवारण करने और मामले को संदेह से दूर रखने के लिए धारा 43(1) के साथ स्पष्टीकरण 8 में यह प्रावधान किया गया है कि परिसंपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में ब्याज के रूप में देय या देय राशि या अवधि के लिए सापेक्ष परिसंपत्ति का उपयोग करने के बाद पहली बार इसमें शामिल नहीं किया जाएगा और इसे समझा जाएगा कि संपत्ति की लागत में इसे कभी भी शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज or additional duty leviable shall be reduced if credit is claimed. एक्साइज ड्यूटी या अतिरिक्त ड्यूटी के कर्तव्य को घटाया जा सकता है यदि क्रेडिट का दावा किया जाता है। Where an asset is or has been acquired by an assessee, the actual cost of asset shall be reduced by the amount of duty of excise or the additional duty leviable under Section 3 of the Customs Tariff Act 1975, in respect of which a claim of credit has been made and allowed under the Central Excise Rules 1944, now Central Excise Rules 2002. Explanation 9. स्पष्टीकरण 9 के अंतर्गत करदाता द्वारा किसी परिसंपत्ति का यदि अधिग्रहण किया गया है या परिसंपत्ति की वास्तविक लागत कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 की धारा 3 के तहत लगाए जाने वाले शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के संबंध में क्रेडिट का दावा किया गया है तो उसे मूल्यह्रास की गणना के उद्देश्य के लिए
वास्तविक लागत में नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, सब्सिडी और ग्रांट और रियम्बर्समेंट। सब्सिडी या अनुदान या प्रतिपूर्ति, वेयर ए पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट acquired by the SSC has been met directly or indirectly by the central government or a state government or any authority established under any law or by any other person in the form of a subsidy or grant or reimbursement by whatever name called, then so much of the cost as it relatable to such subsidy or grant or reimbursement shall not be included in the actual cost of the asset to the SSC। जहां करदाता द्वारा प्राप्त संपत्ति की लागत का एक हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी कानून के तहत स्थापित किसी भी प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है, सब्सिडी या अनुदान या प्रतिपूर्ति या किसी भी नाम से बुलाया जाए उसका रूप है, तो इस तरह की सब्सिडी या अनुदान या प्रतिपूर्ति को मूल्यह्रास की गणना के लिए लागत का भाग नहीं माना जाएगा। एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई संपत्ति 1 लाख रुपए की लागत से क्रय की गई है और उसको क्रय करने पर केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपये की अनुदान राशि प्राप्त दी गई है, तो प्राप्तकर्ता के लिए मूल्यह्रास की गणना करने पर इस संपत्ति की लागत 1 लाख रुपया न मानी जाकर 90,000 रुपया ही मानी जाएगी। However, where such subsidy or grant or reimbursement is of such nature that it cannot be directly relatable to the asset acquired, so much of the amount which bears to the total subsidy or reimbursement or grant the same proportion as such asset bears to all the asset in respect of or with reference to which the subsidy or grant or reimbursement is so received shall not be included in the actual cost of the asset to the SSC। एक्सप्लेनेशन 10। स्पष्टीकरण 10 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जहां पर प्राप्त होने वाला अनुदान, सब्सिडी या प्रतिपूर्ति किसी विशिष्ट संपत्ति के लिए स्पष्ट रूप से संबंधित नहीं किया जा सके, तो वहां पर प्राप्त कुल सब्सिडी को सभी संपत्तियों के आनुपातिक रूप में विभाजित करते हुए संबंधित संपत्ति की लागत में से उसका अनुपात घटाकर जो शेष राशि बचेगी उसे मूल्यह्रास की गणना के उद्देश्यों के लिए वास्तविक लागत माना जाएगा। मान लीजिए एक करदाता द्वारा 1 करोड़ रुपए की कुल संपत्तियां खरीदी गई, उनमें से एक मशीनरी है 10 लाख रुपए की। मान लीजिए किसी राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के उद्यम को स्थापित करने पर कुल 20 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की गई है, तो 20 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए का संबंध हुआ 20%, तो उसी अनुपात में 10 लाख रुपए की जो मशीनरी है उसमें से 20% यानी 2 लाख रुपए को उस संपत्ति की लागत में से घटा दिया जाएगा और शेष रही 8 लाख रुपए की लागत को ही मूल्यह्रास की गणना के उद्देश्य के लिए आयकर अधिनियम में वास्तविक लागत माना जाएगा। नेक्स्ट, asset is acquired outside India by an SSC being a non-resident and such asset is brought by him to India। कोई संपत्ति एक करदाता के द्वारा भारत से बाहर अधिकृत कर ली जाती है एक अनिवासी होने के नाते, और इस तरह की संपत्ति उसके द्वारा बाद में भारत लाई जाती है। Where an asset is acquired outside India by an SSC being a non-resident and such asset is brought by him to India and used for the purpose of his business or profession, the actual cost of asset to the SSC shall be the actual cost and the asset to the SSC as reduced by an amount equal to the amount of depreciation calculated at the rate in force that would have been allowable had the asset been used in India for the said purposes, since the
date of its acquisition by the SSC. Explanation 11. स्पष्टीकरण 11 के अनुसार जहां एक करदाता द्वारा भारत के बाहर एक परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है अनिवासी होने के नाते, और ऐसी संपत्ति उसके द्वारा लाई जाती है भारत के लिए और अपने व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करदाता के लिए संपत्ति की वास्तविक लागत वही मानी जाएगी जो उस दर पर गणना की जाने वाली मूल्यह्रास की राशि के बराबर की गई राशि से कम होगी जो करदाता द्वारा अधिग्रहण की तारीख के बाद से भारत में इस संपत्ति के उक्त उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने हेतु लाई गई है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राप्त करने वाली तिथि से संपत्ति को भारत में उपयोग में लाने की तिथि तक का अनुमानित मूल्यह्रास घटाकर जो शेष राशि बचेगी उसे ही आयकर अधिनियम के उद्देश्यों के लिए मूल्यह्रास की गणना हेतु वास्तविक लागत माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15. Capital asset is acquired under a scheme of corporatization, where any capital asset is acquired under a scheme for corporatization of a recognized stock exchange in India approved by the SEBI. The actual cost shall be deemed to be the amount which would have been regarded as actual cost had there been no such corporatization. कॉरपोरेटाइजेशन निगमीकरण के लिए एक योजना के तहत पूंजीगत संपत्ति का अधिग्रहण किया गया हो, जहां सेबी द्वारा अनुमोदित भारत में एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के निगमीकरण के लिए किसी भी पूंजी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, तो वास्तविक लागत को वह राशि माना जाएगा जो कि वास्तविक लागत के रूप में थी यदि इस प्रकार का कोई निगमीकरण नहीं किया गया हो। स्पष्टीकरण 12. Next, point number 16. Capital asset on which deduction is allowable under section 35 AD. Explanation 13 to section 43(1) provides that the actual cost of any capital asset on which deduction has been allowed or is allowable to the SSC under section 35 AD shall be nil. पूंजीगत संपत्ति जिस पर कटौती धारा 35 AD के तहत स्वीकार्य है। खंड 43(1) के लिए स्पष्टीकरण 13 में यह प्रावधान दिया गया है कि यदि किसी पूंजीगत संपत्ति की वास्तविक लागत जिस पर कटौती की अनुमति दी गई हो या धारा 35D के तहत, तो उसकी करदाता को स्वीकार्य वास्तविक लागत 0 होगी। This would be applicable in the case of transfer of asset by the SSC where यह करदाता द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण के मामले में लागू होगा जहां नंबर 1, the SSC himself has claimed deduction under section 35 AD, जहां करदाता ने स्वयं धारा 35 AD के तहत कटौती का दावा किया हुआ है। नंबर 2, the previous owner has claimed deduction under section 35 AD. This would be applicable where the capital asset is acquired by the SSC by way of a gift, will, or an irrecoverable trust. B. Any distribution or liquidation of the company. C. Any distribution of capital asset on total or partial partition of HUF. पिछले मालिक ने धारा 35 AD के तहत कटौती का दावा किया है। यह लागू होगा जहां पूंजीगत संपत्ति को करदाता द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। नंबर ए, उपहार या वसीयत या अपरिवर्तनीय ट्रस्ट द्वारा। बी, कंपनी के समापन पर किसी वितरण द्वारा। किसी हिंदू अविभाजित परिवार के कुल या आंशिक विभाजन पर पूंजी संपत्ति का वितरण होने पर।
Any transfer of a capital asset by a holding company to its 100% subsidiary company being an Indian company. एक होल्डिंग कंपनी द्वारा अपनी 100% सहायक कंपनी को एक भारतीय कंपनी होने के कारण पूंजी संपत्ति का कोई भी स्थानांतरण. E. Any transfer of a capital asset by a subsidiary company to its 100% holding company being an Indian company. किसी सहायक कंपनी द्वारा अपनी 100% सूत्रधारी कंपनी को पूंजी संपत्ति का कोई हस्तांतरण जहां ऐसा भारतीय कंपनी होने के कारण किया गया हो. नेक्स्ट, एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय द अमलगमेटिंग कंपनी टू एन अमलगमेटेड कंपनी इन ए स्कीम ऑफ अमलगमेशन इन द अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी. स्पष्ट एकीकरण की किसी योजना के तहत एकीकृत कंपनी को एकीकरण कंपनी द्वारा पूंजी संपत्ति का कोई भी अंतरण यदि एकीकरण कंपनी एक भारतीय कंपनी है. एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय द डीमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी इन ए स्कीम ऑफ डीमर्जर इफ द रिजल्टिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी. यदि परिणामी कंपनी एक भारतीय कंपनी है तो अलग करने वाली कंपनी परिणाम स्वरूप अलग होने वाली कंपनी को यदि कोई संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है. नेक्स्ट, एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट और intangible asset by a firm to a company as a result of succession of the firm by a company in the business carried on by the firm, or any transfer of a capital asset to a company in the course of demutualization or corporatization of a recognized stock exchange in India, as a result of which an association of person or body of individual is succeeded by such company fulfilling the conditions specified. किसी कंपनी द्वारा किसी फर्म द्वारा किसी कंपनी के उत्तराधिकार के परिणाम स्वरूप कंपनी के में पूंजी परिसंपत्ति या अमूर्त संपत्ति का कोई हस्तांतरण या किसी कंपनी को पूंजीगत संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण में भारत में मान्यता प्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज के डीम्यूचुअलाइजेशन या निगमीकरण का परिणाम, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों या व्यक्तियों के एक समूह द्वारा ऐसी कंपनी द्वारा निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर उत्तराधिकारी के रूप में जारी रखा जाता है. नेक्स्ट, एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट और intangible asset by a private company or unlisted public company to an LLP as a result of conversion of the such company into LLP fulfilling the conditions prescribed. किसी कंपनी द्वारा या किसी कंपनी का अर्थ यहाँ पर प्राइवेट कंपनी से है अथवा अनलिस्टेड कंपनी से, असूचीबद्ध कंपनी से है, जो अपनी संपत्तियों को किसी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सीमित दायित्व वाली साझेदारी को स्थानांतरित करती है, जहां ऐसी कंपनी का परिवर्तन किया जा रहा है एलएलपी में निर्धारित शर्तों के पूरा हो जाने पर. However, where an asset in respect of which deduction is claimed and allowed under section 35AD is deemed to be the income of the assessee in accordance with the provisions of section 35AD 7B on account of asset being used for a purpose other than
specified business under Section 35 AD, the actual cost of the asset to the SSC shall be actual cost to the SSC as reduced by the amount of depreciation allowable had the asset been used for the purpose of business, calculated at the rate in force since the date of its acquisition. Proviso to Explanation 13 to Section 43(1). धारा 43(1) के स्पष्टीकरण 13 में दिए गए प्रावधान के अनुसार जहां कोई परिसंपत्ति धारा 35 AD 7B के प्रावधानों के अनुसार प्रयोग में ली गई हो और तत्पश्चात वह व्यापार के अन्य किसी कार्य में प्रयोग में ली जाती है, तो उस संपत्ति पर मूल्यह्रास की गणना करने के उद्देश्य से उसकी वास्तविक लागत इस प्रकार गणना की जाएगी जैसे कि लागू मूल्यह्रास की दर उसके वास्तविक लागत में से घटाने के पश्चात यदि वह संपत्ति प्रारंभ से ही सामान्य व्यापारिक उद्देश्यों के उपयोग में आ रही होती, तो जब इस प्रकार का मूल्यह्रास घटाने के पास जो शेष राशि बचेगी उस राशि पर सामान्य व्यापार एवं पेशे की आय में से मूल्यह्रास के राशि की दावे की गणना की जाएगी। धन्यवाद।